नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं इन्फो गौतम। तो मैथ्स फॉर आरआरबी एनटीपीसी का पार्ट 2 मैं लेकर आ गया हूँ और ये मैराथन क्लास है। मैराथन क्लास है और मैराथन क्लास में मैं आपको बता दिया हूँ क्या क्या। मैं आपको स्क्वायर बता दिया, बोर्ड मास बता दिया और रेशियो बता दिया और परसेंटेज का चैप्टर हो चुका है, ये सब देख लीजिए, पार्ट 1 में है। और सेकंड मैराथन चालू करते हैं जिसमें अभी पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट, जिसको हम सीपीएसपी में पढ़ते हैं, क्रैमर बिक्रैमर। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद टाइम एंड वर्क। इतने चैप्टर हम कवर करेंगे, ठीक है। और अगर और ज़्यादा हुआ तो रेलवे से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, टाइम स्पीड, इससे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में देख लीजिए कि फॉर्मूला थोड़ा देखना है। फॉर्मूला देखना है, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी मतलब यानी कि प्रॉफिट का मतलब लाभ। लाभ बराबर क्या हो गया, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, ठीक है ये तो। और यहां से लॉस इज इक्वल टू हो गया सीपी माइनस एसपी, यानी कि हानि बराबर हो गया क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य, ठीक है। यहां से प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। और लॉस परसेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी, यानी कि प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल्य, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 बटा क्रयमूल्य। यहां से कर दीजिए, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल्य। क्रयमूल्य को हम सीपी कहते हैं। और यहां से हो जाएगा हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटा क्रयमूल्य, ठीक है। तो इस चीज में हम ये जो आज मैच पढ़ेंगे, इसमें जो क्रयमूल्य रहेगा ना, क्रयमूल्य को हमेशा 100% मान के चलेंगे। क्रयमूल्य को हमेशा 100% मान के चलेंगे। और जैसे कि मान लेते हैं एक डायग्राम है ये, ठीक है। तो अगर ऊपर की ओर जा रहा है कोई, तो यहाँ ऊपर की ओर लाभ होगा, नीचे की ओर हानि होगा, ठीक है। हानि में, लाभ में प्लस और हानि में माइनस का साइन देना है। जैसे 20% का लाभ हुआ तो 120% हो जाएगा, ठीक है। 10% की हानि हुई तो 90% हो जाएगा। 20% के लाभ का मतलब 120 हो जाएगा। 20% का लाभ का मतलब 120 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 20% जो लाभ हुआ है ना, ये 100 पे हुआ है। 20% लाभ 100 पे हुआ है तो 120 हो जाएंगे। और 10% हानि, तो हानि पे क्या होता है, 100 पे ही हानि होता है। कोई वस्तु 100 रुपया का है, 10 रुपया के हानि पे खरीदे तो उसका 90 रुपया दाम हो गया। कोई वस्तु 100 रुपया का है, 20% लाभ पे खरीदे तो उसका दाम 120 रुपया हो गया, ठीक है। तो इसमें लाभ और हानि हमेशा 100 पे होता है। अगर 40% का लाभ है तो पूरा हो जाएगा 140 रुपया और वस्तु का मूल्य, और अगर 40% की हानि है तो वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, 60 रुपया हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। मैराथन क्लास के लिए रेडी हो जाइए। और मैं उसी तरह का मैथ बताऊंगा जो मैथ्स एग्जाम में आ चुके हैं और जो मैथ्स एग्जाम में। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है, किसी वस्तु के क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य का अंतर 200 रुपये है। यदि 25% लाभ था तो वस्तु का विक्रयमूल्य क्या होगा। क्वेश्चन है क्या रहा है, क्रयमूल्य, क्रयमूल्य मतलब सीपी और एसपी दोनों का जो अंतर दिया हुआ कितना है, 200 रुपये, ठीक है। दोनों का अंतर कितना है, 200 रुपये है। और ये क्या होता है, सीपी और एसपी क्या होता है, ठीक है। क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य का अंतर क्या होता है, 200 रुपये है, ठीक है। क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अंतर क्या होता है, 200 रुपये है। तो हमें लाभ के फॉर्म में लाने के लिए कह रहा है
हमें लाभ के फॉर्म में लाने के लिए कह रहा है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर है कितना, 200 रुपया है। ठीक है, और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य मिलाकर क्या होता है, लाभ बराबर होता है, लाभ होता है। ठीक है, और लाभ दिया हुआ है कितना, लाभ बराबर कितना दिया हुआ है, 25%। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, उसका अंतर 200 रुपया दिया हुआ है। और लाभ यहाँ देखिए, किसी वस्तु को क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अंतर 200 रुपया है, लाभ 25% था, लाभ था कितना 25%, 25%, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर होता है लाभ, और लाभ दिया हुआ 25%, और इसका वैल्यू दिया है 200 रुपया। 25% लाभ होता है और उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 200 रुपया। तो अगर 25% लाभ है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 125% हो जाएगा। देखिए मैं आपको क्या बताया था कि 25% लाभ रहेगा तो 125% कर देना, 30% लाभ रहेगा तो 130% कर देना। तो 25% लाभ हो रहा था, 200 रुपया लाभ है, तो 125% होगा तो कितना पूरा होगा विक्रय मूल्य, तो 200 बटा 25 गुना 125। देखिए 200 बटा 25 गुना 125 काट दीजिए, 25 अठे 200, और ये कितना हो जाएगा, 8 5 40 के 0 बाकी में 4, 12 96 400, यानी कि 1000 रुपया क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य, तो वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है 200 रुपया, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है, यानी कि लाभ का वैल्यू भी दिया हुआ है, 25% का लाभ हुआ, तो 25% का वैल्यू 200 रुपया है, तो 25% लाभ पे विक्रय मूल्य हो जाएगा 125%, याद रखना है 25% लाभ पे विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 125% हो जाएगा। और यहाँ से आंसर आ जाएगा विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा आपका, 1000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह के टाइप के मैथ आ रहे हैं पूरा एनटीपीसी एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, और आपको मैं पूरा मैथ्स कंप्लीट करवा दूंगा आज, जितने तरह के मैथ्स आ रहे हैं टोटल मैथ कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, आप सिर्फ बने रहिए, कॉपी किताब लेके बैठ जाइए। ठीक है, कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 720 रुपया में बेचने पर किसी वस्तु को 720 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ हुआ था, 20% का लाभ हुआ था, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। ठीक है, किसी वस्तु को 720 रुपया बेचने पर 20% का लाभ हुआ था। मैं आपको क्या मानता कि क्रय मूल्य जो सीपी होता है ना, यानी कि क्रय मूल्य, उसको हमेशा 100 मान के चलिए। क्रय मूल्य हमेशा फिक्स होता है, क्रय मूल्य जो होता है फिक्स होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें, यानी क्रय मूल्य यानी कि 100% का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 100% का वैल्यू हमें निकालना है, 100% का वैल्यू क्या है निकालना है, क्रय मूल्य हमें निकालना है। ठीक है, विक्रय मूल्य बेचने पर 720 रुपया में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य का वैल्यू दिया है 720 रुपया और 20% का लाभ हुआ था, तो 20% के लाभ पे जो विक्रय मूल्य हो जाएगा ना, 20% लाभ हुआ तो क्या बोला 120% कर देना है, और 120% का वैल्यू दिया हुआ है 720 रुपया। ठीक है, 20% का लाभ हुआ है, तो 20% के लाभ पे विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य का वैल्यू दिया हुआ है 20%, तो लाभ हुआ है तो 120% बराबर 720। हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य का वैल्यू क्या होता है 100% होता है, क्रय मूल्य बराबर यानी कि 100% बराबर क्या हो जाएगा 720 बटा 120 गुना 100, ये है 720 बटा 120 गुना 100, काट दीजिए 6 बार में, यानी कि क्रय मूल्य आ जाएगा हमारा 600 रुपया। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 600 रुपये, क्योंकि 100% का वैल्यू 600 आया, और 100% किसे माने थे, क्रय मूल्य को 100% माना था, तो क्रय मूल्य का वैल्यू कितना आ गया 600 रुपया आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया था
उसे 20% छूट पर बेचने पर भी दुकानदार को 20% का लाभ हुआ। ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 600 रुपया, तो 20% जब छूट दिया ना, 20% छूट का मतलब 600 का 20% पहले निकाल लेंगे, 600 का 20%। ठीक है, काट दीजिए, 2 0 से 2 0, 20 छक्का 120, ये तो 120 क्या हो गया, ये छूट हो गया। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, कितना में बेचा, 600 रुपया का वस्तु था, 120 रुपया का छूट दे दिया, यानी कि उसको कितना मिला 0.8, अच्छा 480 रुपया क्या हो गया, इसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, 20% की छूट दिया ना, कोई वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया, 20% का छूट दिया, तो 20% उसको माइनस कर देंगे, यानी कि 120 रुपया का छूट दे दिया है, यानी कि 600 में से 120 रुपया कम दिया है, तो 480 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। अब लाभ कितना कह रहा है, लाभ है 20%, तो 20% लाभ है, तो 20% लाभ का मतलब क्या बोला था 120%, 120% पे विक्रय मूल्य कितना वैल्यू दिया हुआ है 480 रुपया, वस्तु का क्रय मूल्य कह रहा है, क्रय मूल्य यानी कि 100% का वैल्यू, हमेशा क्रय मूल्य को 100% ही लेके चलना है, क्रय मूल्य 100% का वैल्यू निकालना है, तो 480 बटा 120 यहाँ बटा कर देना है, गुना 100, काट दीजिए, 12 चौक 80, यानी कि 12 चौक 48, 480 कट जाएगा, यानी कि 400 रुपया क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 400 रुपया हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल मैथ्स है, इसी तरह के मैथ्स हम सॉल्व करते जाएंगे। और नेक्स्ट मैथ देखिए क्या है, नेक्स्ट मैथ देखेंगे। किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, 20% की पहली हानि होती है, 20% की हानि होती है, हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए, तो 20% लाभ कमाने के लिए, ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए। देखिए कह रहा किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर, ठीक है, तो किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। देखिए यहाँ 20% की हानि दिया हुआ है, इसका मतलब 20% की हानि का मतलब 80% का वैल्यू दिया हुआ है, और कितना का हानि होता है 480 रुपया का हानि होता है। ठीक है, अगर 1% की हानि होगा तो कितना हो जाएगा 480 बटा 80। ठीक है, और क्या कह रहा है 20% लाभ कमाने के लिए, यानी कि 120% का वैल्यू कह रहा है हमें, तो निकाल दीजिए 480 बटा 80 गुना 120, काट दीजिए 0 से 0, 8 छक्का 48, 12 छक्का 72, 720 रुपया में हमें बेचनी होगी। कितना आसान मैथ है, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% का हानि मतलब 80% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 480 रुपया, तो 1% का वैल्यू 480 बटा 80 और 120% का वैल्यू 480 बटा 80 गुना 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 660 रुपया था। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था? 660 रुपया था। बिक्री कर तथा छूट, बिक्री कर तथा छूट 10% तथा 20% था। 10% तथा 20% था। 20% था। तो दुकानदार ने वस्तु को कितने में खरीदा होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। ठीक है, देखिए क्या किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था? 660 रुपया था और उसे दो तरह के छूट मिले, 10% और 20% का। ठीक है, 10% और 20% का छूट मिला। छूट का मतलब 10% का लाभ और 20% का लाभ होगा। 10% का छूट और बिक्री का मतलब यानी कि 660 रुपया वस्तु का विक्रय मूल्य था, यानी कि बेचना था 660 रुपया में, और उसे कितना कितने का छूट मिल गया? 10% और 20% का। तो इसको पहले सक्सेसिव केस में लाइए। 10 प्लस 20 दोनों प्लस में होगा, प्लस 10 गुना 20 बटा क्या आ जाएगा? 100। काट दीजिए, 20 10 30, टोटल हो गया 32% का। टोटल लाभ कितना हो गया? 32% का। और 32% का वैल्यू दिया हुआ है। 32% का लाभ का मतलब कितना हो गया? 132 हो गया ना। 32% का लाभ कितना मतलब कितना हुआ? 132 हो गया। 132% मतलब 660 दिया हुआ है। 132% का मतलब 660 दिया हुआ है। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? 100% होता है। कर दीजिए 660 बटा 132 का गुना 100। ठीक है, काट दीजिए, 50 दूनी 100, 66 दूनी 132, 66 दहा को 660, यानी कि 50 दहा को 500 रुपया वस्तु का क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 500 रुपया। क्या है? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 660 रुपया था। 660 रुपया में उसे बेचना था। ठीक है, बिक्री का छूट कितना है? 10% 20% है। तो 10% 20% दोनों प्लस में होगा। उसका क्या निकालेंगे? सक्सेसिव निकाल देंगे। तो 32% आ गया प्लस में। प्लस 32% का मतलब 100 में 32 ज्यादा। अगर यही आता माइनस 32% आ जाता तो 100 में 32 कम हो जाता है, लेकिन 100 में 32 ज्यादा आ रहा है, लाभ हो रहा है। हाँ, तो 132% का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 660 रुपया। तो 100% का 660 बटा 132 गुना 100 कितना हो जाएंगे? 500 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार ने कोई वस्तु उसके खरीद मूल्य से 20% अधिक अंकित किया करता है। ठीक है, कोई दुकानदार है जो कोई वस्तु लाता है, वो उससे वो 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और उसे 540 रुपया में बेच देता है। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हमें निकालना है, यानी कि कितने में खरीदा होगा। यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात है, कितने में खरीदी होगी। खरीदने का मतलब होता है क्या कि उस वस्तु का सीपी कितना होगा, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। पहले 20% अधिक अंकित करता है तो 20% प्लस में, और अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है तो 10% क्या हो गया? माइनस में। और इसका क्या निकालेंगे? पहले सक्सेसिव केस निकाल लेंगे। ठीक है, प्लस 20 माइनस 10 प्लस 20 गुना माइनस 10 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ कितना जाएगा? प्लस 20% का लाभ होता है। ठीक है, अधिक का अंकित करता है और 10% की छूट देता है तो 20% अधिक अंकित करता है तो 20 प्लस में, 10% की छूट देता है तो 10 माइनस में। देखिए 20% के अधिक अंकित क्या, यानी कि 20% प्लस में और 10% माइनस में। ये दोनों का क्या निकाल दिया मैं? ये दोनों का सक्सेसिव निकालना है, सक्सेसिव केस निकालना है, यानी कि समतुल्य बट्टा। ठीक है, तो -2 यानी कितना जाएगा? प्लस 20 माइनस 12 यानी कि 8%। 8% का वैल्यू यहाँ प्लस में आया है। 20 में से 12 गया 8% का वैल्यू प्लस में आया है। ठीक है, अब कह रहा है कि उसे 540 रुपए बेच दिया तो 8% का लाभ हो रहा है ना। यहाँ 8% प्लस का मतलब 8% का लाभ हो रहा है, यानी कि 108% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 540 रुपया दिया हुआ है। क्योंकि विक्रय मूल्य है तो हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य, यानी कि हमेशा 100% का वैल्यू इसमें भी निकालना है, क्योंकि खुद कह रहा है क्रय मूल्य निकालने के लिए। तो क्रय मूल्य यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। तो कर दीजिए 540 बटा 108 गुना 100, काट दीजिए 108 पचे 540, 100 पचे 500 रुपया क्या हो जाएगा?
वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। खुद क्वेश्चन को नहीं समझ में आ रहा तो मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको। एक दुकानदार ने कोई वस्तु उसके खरीद मूल्य से 20% अधिक अंकित किया तो +20, और 10% के छूट दिया तो -10। +20 और -10, ठीक है, दोनों का समतुल बट्टा निकालेंगे। कौन वाला फॉर्मूला से, a + b + ab बटा 100 से, ठीक है, ये फॉर्मूला है ना समतुल बट्टा के लिए, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे तो 20 - 10 - 2 8% प्लस में आएगा, 8 प्लस में आएगा यानी कि +%। 8% प्रॉफिट हो रहा है उसको, और 8% जो प्रॉफिट हो रहा है तो 540 रुपए में बेच रहा है, यानी कि 108% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 540 दिया हुआ है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज टोटल मैथ कवर कर लेंगे, जो भी रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी ये जो सेशन है प्रॉफिट लॉस का है, और इस प्रॉफिट लॉस को खत्म करना है। जो सेम तरह के मैथ है वो मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है, मैं आपको इस तरह के मैथ देना चाहता हूं जो मैथ्स ज्यादा बार आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक रेडियो को 950 रुपए में बेचने से मुझे 5% की हानि होती है। इसे 1040 रुपए में बेचने पर इसे 1040 रुपया में बेचने से देखिए कह रहा है एक रेडियो को 950 रुपए में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, यानी कि अगर 950 रुपया में इसको बेचते हैं, ठीक है, तो हानि कितना का होता है, 5 रुपया का, यानी कि 95% का हानि होता है। कितना होता है, 95 का हानि होता है, ठीक है। अगर इसको 950 रुपए में बेच रहे हैं तो 95 की क्या होगी, हानि होगी। तो कह रहा है इसे 1040 रुपए में बेचने पर कितना का लाभ होगा, तो 1040 रुपए में बेचने पर कितना का लाभ होगा, देख लीजिए। ये है क्या, 95%, यानी कि 95% हो गया, 5% हानि को मतलब 95%, तो कितना परसेंट का लाभ होगा, ठीक है। यहां से हम इसको काटना चालू कर देते हैं, ठीक है, एक जोड़ा से एक जोड़ा काट लेंगे। 95 में अगर 1 से गुना करते हैं तो 95 आता है, तो 104 में अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 104। 104 जो आप देख रहे हैं ना, ये 104 है, 100 से 4 ज्यादा है, 100 से 4 ज्यादा है, यानी कि 104 आया, यानी कि 4% का क्या हुआ, लाभ हुआ। 4% क्या हुआ, लाभ हुआ। क्यों, क्योंकि देखिए 950 का वैल्यू दिया हुआ है 95%, देखिए 950 रुपया का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 95%। देखिए 950 रुपए में बेचा वस्तु को 5% की हानि हुई, यानी कि 95%। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 95/950, तो कितना कह रहा है, 1040 का, 1040 रुपया का वैल्यू कितना हो जाएगा, 95/950 गुना 1040, ठीक है। देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 95 से 95 कट दिया, तो कितना आ गया, 104। 104 का मतलब क्या होता है, 104 का मतलब होता है 100 रुपया में 4 रुपया ज्यादा, यानी कि हमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 4% का ही लाभ हुआ। 104 का मतलब 4% का लाभ हो गया, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब इस तरह के मैथ बहुत आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह के मैथ बहुत आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, 1 रुपया में 3 टॉफी खरीदी गई। 1 रुपया में 3 टॉफी खरीदी गई, खरीदी गई। 20% लाभ कमाने के लिए 20%, चलिए इसको एज कर देता हूं, 20% लाभ कमाने के लिए 2 रुपया में कितनी टॉफी बेचनी होगी? देखिए तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे सोल्व करें। कह रहा है 1 रुपया में 3 टॉफी खरीदी गई। खरीदी गई के मतलब आपको सीपी क्रैमुल का वैल्यू दिया हुआ है 1 रुपया में 3 टॉफी। 1 रुपया में 3 टॉफी दिया हुआ है वैल्यू आपको, ठीक है, यानी कि रुपया को ऊपर लिखना है और जो टॉफी है उसको नीचे लिखना है, ठीक है। तो 1 रुपया में 3 टॉफी खरीदी गई, यानी कि सीपी है दिया हुआ 1 रुपया में 3 टॉफी। लाभ कितना दिया हुआ है? लाभ है 20%, ठीक है। तो कितनी टॉफी हमें बेचनी होगी, ठीक है, 2 रुपया में कितनी टॉफी बेचनी होगी। तो अभी इसको नहीं देखना, अभी इसको देखिए। 100% का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 1/3, सीपी बराबर 1/3। सीपी को हम 100% लेके चलते हैं, यहां से सोल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है। ये तो मैं लिख लिया था क्वेश्चन वाला कि सीपी है एक वस्तु में 3 टॉफी खरीदी गई, यानी कि सीपी है 1 रुपया में 3 टॉफी खरीदी गई। लाभ है 20% कमाने के लिए, तो हमें 2 रुपया में कितनी टॉफी बेचनी होगी, ठीक है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/3/100। अब क्या कह रहा है? तो 20% लाभ कमाना है ना, तो 120% का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, 1/3, ठीक है। यहां कर लीजिए गुना 100, गुना कितना कर लीजिए 120 है तो 120 कर लेंगे, ठीक है। 1/120 हो जाएगा ना, 120 ऊपर चला जाएगा, 120 ऊपर चला जाएगा, यहाँ कर लीजिए 0 से 0, ठीक है। 3 चौका 12, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, कितना आ गया 2/5 आ गया। तो क्या कह रहा है 2 रुपया में कितनी टॉफी बेचनी होगी? तो 2 रुपया में कितना 5 टॉफी बेचनी होगी, 5 टॉफी बेचनी होगी। देखिए खुद ब खुद आंसर आ गया, 2 रुपया में 5 टॉफी बेचनी होगी। देखिए क्या है, सीपी है 1/3, लाभ है 20%, ठीक है। सीपी 1 रुपया में 3 टॉफी खरीदी गई, यानी कि सीपी है यानी क्रयमूल, वस्तु का क्रयमूल है क्या दिया हुआ है 1 रुपया में 3 टॉफी, लाभ है 20%। तो क्रयमूल का वैल्यू दिया हुआ है 1/3, क्रयमूल किसको मानते हैं 100% मानते हैं, 100% का वैल्यू दिया हुआ है 1/3, तो 1% का वैल्यू हो गया 1/3/100, तो 120% का। नहीं समझ में आया देखिए 100% बराबर दिया हुआ है 1/3, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 1/3/100, तो 120% बराबर क्या हो जाएगा 1/3/100/120। 120 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, देखिए 1/3 गुना ये जो प्लस 100 है इसके अंदर आ जाएगा, ये 20 कहां चला जाएगा, ये मतलब 20 उठ के कहां चला जाएगा गुना 120, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2/5, यानी कि 2 रुपया में 5 टॉफी बेचनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 रुपया में 5 टॉफी बेचनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह का मैथ जो आया था आपका कल, जो 17 तारीख को एग्जाम हुआ था 17 जनवरी को, उसमें इस तरह के मैथ आए थे, ठीक है। और तो सोचा कि इस तरह का मैथ कराना बहुत जरूरी है आप लोग को, और इसीलिए इस तरह का मैथ मैं आपको दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, इस मैथ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट लेवल के मैथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपया में 10 टॉफी बेचने पर, 1 रुपया में 10 टॉफी बेचने पर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है।
तो 1 रुपया में कितनी टॉफी खरीदी गई है? तो 1 रुपया में कितनी टॉफी खरीदी गई? खरीदी गई का मतलब हमें सीपी का वैल्यू निकालना है, यानी कि क्रैमूल का वैल्यू निकालना है। विक्रैमूल दिया हुआ है हमारा, यानी कि एसपी। विक्रैमूल का मतलब एसपी हमें दिया हुआ है 1 रुपया में 10 टॉफी बेचने पर। 1 रुपया में 10 टॉफी बेचने पर विक्रैमूल दिया हुआ है 1 रुपया में 10 टॉफी बेचने पर लाभ कितना का होता है? 20% का होता है। यानी कि 20% का लाभ का मतलब 120% का वैल्यू दिया हुआ है 1/10। देखिए लाभ का मतलब 120% का लाभ वैल्यू दिया है 20। विक्रैमूल का वैल्यू दिया हुआ है 1/10। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1/10 बटा 120। ठीक है, तो कितने में खरीदी गई थी? तो यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। 1/10 120 यहाँ आ जाएगा, गुना कहाँ 100 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, 10 से 10 बार में कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा 12। तो 1 रुपया में पूछ रहा था, तो 1 रुपया में 12 टॉफी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था। तो 1 रुपया में कितनी टॉफी खरीदी गई थी? तो 1 रुपया में 12 टॉफी। ऊपर है रुपया, नीचे है टॉफी। देखिए यहाँ से क्या है, ये है रुपया और यहाँ है टॉफी। ठीक है, इसको कहते हैं रकम और ये क्या है? मात्रा। यानी कि जो अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं रकम और मात्रा पे आधारित कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट लेवल के मैथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट कह रहा है 50 वस्तु का क्रैमूल 40 वस्तु के विक्रैमूल के बराबर है। एकदम सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। तो ठीक है, तो 50 वस्तु का क्रैमूल यानी कि सीपी लिख देंगे, 40 वस्तु के विक्रैमूल यानी कि एसपी क्या है? बराबर है। ठीक है, 50 वस्तु का क्रैमूल 40 वस्तु के विक्रैमूल के क्या है? बराबर है। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए, यानी कि आ जाएगा 5cp = 4sp। तो देखिए सीपी को रख दीजिए यहाँ और एसपी को रख दीजिए यहाँ। ठीक है, तो Cp बराबर हो जाएगा 4 और Sp बराबर हो जाएगा 5। देखिए Cp को रख दिया है तो Cp बराबर 4 है, Sp बराबर हो गया 5। तो देखिए Sp ज्यादा है Cp कम है, तो लाभ हो जाएगा ना। लाभ बराबर क्या हो जाता है? Sp माइनस Cp, यानी कि विक्रैमूल माइनस क्रैमूल, यानी कि 5 - 4 बराबर 1 रुपया का क्या हो गया? लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ हो जाएगा निकालने। हमें क्या करा? प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। तो लाभ हुआ तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे। तो लाभ गुना 100 बटा क्रैमूल कितना है? 4। काट दीजिए 25 बार में, यानी कि 25% का क्या हुआ? लाभ हुआ। 25% का क्या हो गया? लाभ हो गया। ठीक है, बहुत आसान है। तो 50 वस्तु का क्रैमूल 40 वस्तु के विक्रैमूल के बराबर है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या होगा? तो देखिए निकल गया, 50 वस्तु का क्रैमूल 40 वस्तु के विक्रैमूल के बराबर कर दिया, तो आपका क्या निकल गया? लाभ निकल गया। और लाभ हमारा क्या हो जाता है? 25% का लाभ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैथ देखते हैं। एक और मैथ देख लेते हैं इस पे आधारित। क्वेश्चन है, एक दुकानदार चीनी को इस तरह बेचता है, इस तरह बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 केजी चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। 1 केजी चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इसका लाभ प्रतिशत कितना था? तो उसका लाभ प्रतिशत कितना था? देखिए एक दुकानदार चीनी को इस तरह बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, देखिए 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी किसके बराबर था? 1 केजी चीनी की। 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर।
1000 ग्राम चीनी के क्रैमूल के बराबर। 150 ग्राम 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, देखिए काट दीजिए इसको, 1 0 से 1 0 काट दिया। ठीक है, 19 5 95 और 20 5 100, यानी कि 19 SP बराबर हो जाएगा 20 CP। ठीक है, SP को यहाँ लेके चल जाइए, CP को यहाँ लेके चल जाइए। ठीक है, यानी कि SP बराबर क्या हो गया 20, SP बराबर 20 और CP बराबर हो गया आपका 19। SP देखिए ज्यादा है, CP कम है, तो क्या हुआ है, लाभ हुआ है। लाभ बराबर क्या होता है, SP माइनस CP, यानी कि 1 रुपया का लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए कह रहा है, तो प्रतिशत लाभ लाभ गुना 100 बटा क्रैमूल। क्रैमूल कितना है हमारा 19, यानी कि 100/19 प्रतिशत का क्या हुआ, लाभ हुआ। 100/19 प्रतिशत का क्या हो गया, लाभ हो गया। खुद कह रहा है देखिए 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 केजी चीनी के क्रय मूल्य, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, क्रय मूल्य के बराबर है। 1 0 से 1 0 काट दिया, 20 5 100, 19 5 95, 19 SP बराबर हो गया 20 CP। अब SP बराबर 20 है, CP बराबर कितना, इसको इधर लेके चल जाइए, इसको इधर लेके चल जाइए, तो SP बराबर 20, CP बराबर 19, लाभ हो जाएगा 1 रुपया का। प्रतिशत लाभ निकाल देंगे, कितने का, 100/9 प्रतिशत का लाभ हो गया। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 840 रुपए में बेचने पे उतना ही लाभ हुआ जितना की हानि उसे 360 रुपए में बेचने पर हुई, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो मानते हैं, माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए है। ये ऐसे ही बनेगा, वस्तु का क्रय मूल्य हमें 100 रुपया मानना होगा इसमें। ठीक है, किसी वस्तु को 840 रुपए में बेचने पे, ठीक है, SP कितना है 840 रुपया में बेचने पे। ठीक है, ठीक है, उतना ही लाभ हुआ, कितना, उतना ही लाभ हुआ, बराबर। ठीक है, 360 रुपए में बेचने पे SP कितना लेंगे, 360 रुपए में बेचने पे कितना, उस वस्तु का 360 रुपए में बेचने पर उस वस्तु का उतना ही, बेचने पर हुई उस वस्तु के क्रय मूल्य उतना ही क्या हुआ, हानि हुआ। ये दोनों क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। ठीक है, देखिए कर, किसी वस्तु को उतना ही लाभ हुआ जितना बराबर है, ठीक है, 360 रुपए बेचने पर हानि के बराबर है। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है SP माइनस CP, और यहाँ क्या होता है, हानि बराबर क्या होता है CP माइनस SP होता है ना। देखिए यहाँ से लाभ बराबर क्या हो जाएगा SP माइनस CP, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यहाँ कितना है 840 रुपया, और क्रय मूल्य कितना माने X, यहाँ कितना है क्रय मूल्य X माने, यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 360 रुपया है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समझ में नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कर दीजिए, यानी कि 840, ठीक है, और माइनस 360 इधर जाएगा तो प्लस 360, और अब कितना हो जाएगा x और x 2x हो जाएगा, x प्लस x 2x, जोड़ दीजिए 0 6 4 10 और 3 1 1200 बराबर कितना हो जाएगा 2x। यहाँ से निकालेंगे x बराबर 1200/2 बराबर कितना आ जाएगा 600। तो 600 क्या है, x माने थे, x बराबर क्या माने था, क्रय मूल्य माने थे, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 600 रुपया आ गया। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु को 840 रुपए में बेचने पे उतना ही लाभ हुआ, यानी कि इसके बराबर में वस्तु के विक्रय मूल्य के हानि के बराबर है, यानी कि इसका लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 840 रुपया, क्रय मूल्य x माने थे, यहाँ क्रय मूल्य x माने थे, विक्रय मूल्य है 360 रुपया, दोनों को क्या कर दिया बराबर कर दिया, और बराबर करके x का वैल्यू पुट कर लिया, और हमारा जो क्रय मूल्य आ गया वो 600 रुपया आ गया, हमारा क्रय मूल्य 600 रुपया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ गया क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, धीरे धीरे जो एनटीपीसी का लेवल है वो लेवल क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, और एक बात और मैं आपसे कह देता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, लाइक, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी मैराथन क्लास चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आज। ठीक है, और सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन एनटीपीसी में आ रहे हैं। तो जब इसी लेवल के क्वेश्चन एनटीपीसी में आ रहे हैं, इसका मतलब कि हमें लेवल पता है। कह रहा है कोई वस्तु 1600 रुपया में खरीदी गई,
कोई वस्तु 1600 रुपया में खरीदी गई। खरीदी गई के मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। खरीदी गई के मतलब वस्तु का क्रय मूल्य 1600 रुपया दिया हुआ है, उसे इस कीमत पर बेचा गया कि लाभ विक्रय मूल्य का 20% है। लाभ जो है विक्रय मूल्य का 20% था। ठीक है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था? तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था? ठीक है, मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य कितना था उसका? 100 रुपये। मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य कितना था? 100 रुपया था। ठीक है, हमें नहीं पता है कि विक्रय मूल्य कितना था। अब कह रहा है कोई वस्तु को क्रय मूल्य, ठीक है, ठीक है, लाभ जो है विक्रय मूल्य का कितना होता है? लाभ जो है देखिए यहाँ क्या, कोई वस्तु 1600 रुपये में खरीदी गई, उसे इस कीमत पर बेचा गया कि लाभ विक्रय मूल्य का 20% है। लाभ जो है 20% है विक्रय मूल्य का। ठीक है, यानी कि जो लाभ है क्या है? विक्रय मूल्य का 20% है। ठीक है, लाभ कितना हो जाएगा? लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ देखिए, यहाँ लिख लीजिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, बराबर 2 गुना विक्रय मूल्य। 2 नहीं 20। ठीक है, 20%। तो 20% यहाँ है, 20% विक्रय मूल्य। ठीक है, 20% विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना? हमें x निकाल दिया हुआ है विक्रय मूल्य, यानी कि x माइनस कितना हो जाएगा? 1600। x माइनस 1600 हो जाएगा, बराबर 20% का मतलब क्या? देखिए 20% का मतलब क्या होता है? 20/100 काट देंगे 1/5, यानी कि 1/5। अब विक्रय मूल्य का मतलब SP। विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा? SP हो जाएगा। विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा? SP। SP कितना माने थे? x माने थे। SP जो है x माने थे। ठीक है, देखिए विक्रय मूल्य x माना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 20% विक्रय मूल्य x माइनस, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। 5x माइनस 16 8000 बराबर कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा? 8000। x बराबर कितना हो जाएगा? 8000/4। 2000 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा? 2000 बार। x क्या माना था? वस्तु का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर x, x बराबर कितना आया? 2000 रुपया। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 2000 रुपया। दोबारा क्वेश्चन नहीं समझे तो समझ लीजिए। कह रहा है कोई वस्तु को 1600 रुपया में खरीदा गया। ठीक है, खरीदा गया क्या? यानी कि क्रय मूल्य दिया हुआ 1600 रुपया, उसे इस कीमत पर बेचा गया कि लाभ विक्रय मूल्य का, लाभ जो है विक्रय मूल्य का 20% है। 20% का मतलब समझ रहे हैं ना? 1/5। विक्रय मूल्य को x माना था, विक्रय मूल्य लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 20% विक्रय मूल्य। ठीक है, लाभ को x मान ले, विक्रय मूल्य को x मान लिया, माइनस 1600/1/x, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और x का वैल्यू 200 आंसर हमारे पास आ गया। और ये जो 200 है 2000 है, 2000 ये जो 2000 है वस्तु का विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य हमें ही निकालना ही था, विक्रय मूल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है किसी वस्तु के क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ा के अंकित किया जाए कि अंकित मूल्य पर 5% के छूट देने के बाद भी 33% का लाभ प्राप्त हो। ये जो मैथ है ना, बहुत थोड़ा ऊंचे लेवल का मैथ है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिखा देता हूं मैं। MP यानी कि अंकित मूल्य बराबर, MP को क्या कहते हैं? अंकित मूल्य बराबर MP बराबर क्या होता है? CP × 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक है, बटा 100 माइनस छूट प्रतिशत। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पे हम ये मैथ को सॉल्व कर लेंगे। अंकित मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 माइनस छूट प्रतिशत। इसको हिंदी में लिख देते हैं। अंकित मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 माइनस
छूट प्रतिशत। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमें पुट कर देना है। क्या कह रहा है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ा के अंकित किया जाए। ठीक है, ठीक है, कि अंकित मूल्य पर 5% की छूट देने के बाद भी क्या हो जाए, 20% का 33% का लाभ प्राप्त हो। तो हमें क्या करना है, अंकित मूल्य को हम मान लेते हैं 100। अंकित मूल्य को कितना मान लिया, 100 रुपया मान लिया। ठीक है, अंकित मूल्य कितना मान लिया, 100 रुपया मान लिया। ठीक है, तो पुट कर दीजिए एमपी बराबर सीपी, यानी कि यहां से ले लीजिए 100, एमपी बराबर सीपी, सीपी कितना है, कुछ नहीं है, तो सीपी इंटू 100 प्लस लाभ कितना लेंगे 33%, तो 33 बटा 100 माइनस छूट, तो 100 माइनस 5%। ठीक है, यानी कि यहां से कर दीजिए 100 बराबर सीपी गुना 133 बटा 95। ठीक है, यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से सीपी निकाल दीजिए 100 गुना 95 बटा 133, 100 गुना 95 बटा 133, 100 गुना 95 बटा 133, 133 तो देख लेते हैं कहाँ मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, 100 गुना 133 होगा ना, सीपी बराबर कितना हो जाएगा आपका, सीपी बराबर हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है किसी वस्तु के क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ा के अंकित किया जाए। ठीक है, तो हमें क्रय मूल्य को 100 रुपए मानना है। ठीक है, तो एमपी का फार्मूला क्या होता है, सीपी गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत। देखिए एमपी बराबर सीपी को 100 माना, 100 जोड़ लाभ प्रतिशत 100, 100 माइनस छूट प्रतिशत, काट दीजिए इसको, 19 पचे 95, 20 पचे 100, 19 सत्ते 3300 होता है, यानी कि 20 सत्ते 140 रुपया क्या हो गया आपका, एमपी हो गया। ठीक, क्या हो गया, एमपी। तो एक फॉर्मूला देख लीजिए, छूट बराबर क्या होता है, छूट बराबर होता है आपका अंकित मूल, अंकित मूल होता है और माइनस क्रय मूल, अंकित मूल माइनस क्रय मूल। अंकित मूल कितना आ गया 140, क्रय मूल कितना है 100, यानी कि 40 रुपया क्या हो गया, छूट आ गया। तो कितना प्रतिशत की छूट है ना, कितना प्रतिशत छूट, तो छूट प्रतिशत निकाल दीजिए, छूट गुना 100 बेटा क्या हो जाएगा, छूट गुना 100 बता अंकित मूल, अंकित मूल कितना है 140 है, अंकित मूल कितना है 140, क्रय मूल होता है भाई, क्रय मूल 100 से 100 कट जाए, यानी कि 40% क्या हो गया, छूट हो गया, 40% क्या हो गया, छूट है। देखिए वस्तु कह रहा है क्वेश्चन, देखिए वस्तु के क्रय मूल को कितना प्रतिशत बढ़ा के अंकित किया है, तो क्रय मूल को 100 रुपया मानेंगे, एमपी का फार्मूला लिखवा दिया आपको 100 क्रय मूल गुना 100 जो लाभ प्रतिशत 100 माइनस क्या हानि प्रतिशत, काटेंगे तो 40 रुपया आ जाएगा, छूट हो जाता है अंकित मूल माइनस क्रय मूल 40 रुपया का छूट, तो छूट प्रतिशत निकाल देंगे 40%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज अब इसको बंद करते हैं, अब चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे चलते हैं, जो नेक्स्ट है, तो स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट इसके बाद स्टार्ट करेंगे, और प्रॉफिट लॉस खत्म हो चुका है, एक बार मैथ्स को देख लीजिए ध्यान से, और अब स्टार्ट करते हैं। नहीं समझ में आया तो फिर एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ा के अंकित किया जाए। ठीक है, कि अंकित मूल्य पर 5% के छूट देने के बाद भी 33% का लाभ प्राप्त हो। फॉर्मूला है अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 जो लाभ प्रतिशत बता 100 माइनस छूट प्रतिशत। ठीक है, क्रय मूल्य को 100 मान लेंगे और हमें अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य का वैल्यू आ गया 140 रुपया आ जाएगा, छूट का वैल्यू आ जाएगा 40 रुपया, तो छूट प्रतिशत 40% हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज अब स्टार्ट कर रहे हैं। और साधारण ब्याज में मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह से हम लोग क्रय मूल्य को 100 मान के बनाया था पिछले लाभ और हानि वाले मैथ में, इसमें भी हम मूलधन को 100 मान के बनाएंगे, मूलधन को 100 मानना है। ठीक है, मूलधन को 100 देखिए कैसे मानेंगे, जैसे अगर दर दिया हुआ है 5% और समय
समय यानी कि टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक है, समय दिया हुआ है 2 वर्ष। तो देखिए इसमें क्या होगा, तो ब्याज हो जाएगा दर गुना समय, यानी कि r इंटू टी। ब्याज बराबर क्या होता है, I बराबर होता है r इंटू टी, यानी कि यहाँ से ब्याज निकल जाएगा, इंटरेस्ट निकल जाएगा 10%। इससे भी हम प्रतिशत मेथड सोल्व करेंगे। ब्याज बराबर होता है दर गुना समय, यानी कि साधारण ब्याज हो जाएगा 10%, ठीक है। और मूलधन को हम 100 माने थे, मूलधन हो जाएगा 100, तो अमाउंट यानी कि मिश्रधन हो जाएगा कितना, 100 प्लस 10 बराबर 110, ठीक है। मिश्रधन हो जाएगा 110। देखिए दर है 5%, समय 2 वर्ष है, तो ब्याज हो जाएगा 10%, ठीक है। मूलधन तो हमेशा 100 मानने के लिए बताया कि मूलधन को हमेशा इसमें 100 मानना है, तो मूलधन अगर 100 रहेगा, ब्याज रहेगा 10%, तो मिश्रधन हो जाएगा 110। अगर ब्याज है 20%, मूलधन तो 100 रहेगा ही, तो मिश्रधन अमाउंट हो जाएगा यानी कि मिश्रधन हो जाएगा 120%, ठीक है। मिश्रधन हमेशा 100 ज्यादा हो जाता है। देखिए जैसे कि रेट दिया हुआ है 15%, ठीक है, टाइम है आपका 5%, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 15×5 = 75%, और अमाउंट हो जाएगा 175%, ठीक है। यानी कि जितना अमाउंट आएगा, यानी कि जितना आपका इंटरेस्ट आएगा, वो दोनों को जोड़ देंगे 100 में, तो हो जाएगा अमाउंट, यानी कि मिश्रधन निकल जाएगा, ठीक है। जैसे दर है 20%, ठीक है, टाइम है 3 इयर्स, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 20 गुना 3 60%, और अमाउंट यानी कि मिश्रधन हो जाएगा 160%, ठीक है। समझिए, तो आपको इतना याद रखना है कि इसमें मूलधन को 100 मानेंगे, रेट यानी कि ब्याज बराबर इंटरेस्ट बराबर होगा रेट इंटू टाइम, यानी कि ब्याज बराबर होता है रेट इंटू समय, ठीक है, दर गुना समय, और अमाउंट हो जाता है P प्लस आई। अमाउंट क्या जाता है P प्लस आई, यानी कि प्रिंसिपल में जितना इंटरेस्ट रहेगा जोड़ देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो चलिए मैथ स्टार्ट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूं, पहले इरेज करने के बाद इसको स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, कोई धन 20% की दर से, कोई धन 20% की दर से 800 रुपया ब्याज देता है, 20% की दर से 2 वर्ष में, ठीक है, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में 800 रुपया ब्याज देता है, ब्याज देता है। तो वह मूलधन क्या है, वह मूलधन क्या है। देखिए कह रहा है कोई धन 20% की दर से, देखिए यहाँ आर दर दिया हुआ है 20%, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। तो पहले इंटरेस्ट निकाल लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, आर इंटू टी, आर इंटू टी, ठीक है, यानी कि 20 गुना 2 कर लेंगे 40%। सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा 40%, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू दिया हुआ है 800 रुपया ब्याज देता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर दिया हुआ है हमारा 800 रुपया, ठीक है, 800 रुपया ब्याज देता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, और सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या आ गया 40। हमें मूलधन निकालना है, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल को क्या बोला था, 100% मूलधन निकालना है ना, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल। तो देखिए 40% हमारा क्या है, ब्याज है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 800 रुपया,
तो अगर 1% रहेगा तो कितना हो जाएगा 800 बटा 40। और मूलधन निकालना है यानी कि 100% रहेगा तो कितना हो जाएगा 800 बटा 40 तो गुना 100। 40 दूनी 40 में 20 से काटेंगे तो 800 यानी कि 20 में 100 से गुना करेंगे तो 2000 रुपया क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा 2000 रुपया। देखिए रेट तो 20% था, टाइम 2 वर्ष था, हमें मूलधन निकालना था। एस आई बराबर क्या होता है आर इंटू टी यानी कि 40% हो गया हमारा साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज दिया हुआ है, एस आई का वैल्यू दिया हुआ है 800 रुपया यानी कि 40% का वैल्यू 800 रुपया, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2000 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम ने 10% की दर से, ठीक है, 4 वर्ष के लिए कोई राशि कर्ज पर ली। 4 वर्ष के लिए कोई राशि कर्ज पर ली, ठीक है। 4 वर्ष बाद उसने कुल 4 वर्ष बाद उसने कुल 70,000 रुपया अदा करके 70,000 रुपया अदा करके कर्ज चुका दिया। तो उसने कितनी राशि कर्ज पे ली? देखिए क्या है, राम ने 10% की दर से 4 वर्ष के लिए कोई राशि कर्ज पे लिया, ठीक है, और 4 वर्ष बाद उसने कुल 70,000 रुपया देकर कर्ज, यानी कि 70,000 रुपया जो पूरा दे दिया, यानी कि पूरा अमाउंट 10% की दर से पहले एस आई निकाल दीजिए, 10 गुना 4, 40% हो गया हमारा एस आई। ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि प्रिंसिपल का वैल्यू पूछ रहा है कि प्रिंसिपल बराबर कितना होगा। ठीक है, प्रिंसिपल का वैल्यू पूछना है हमें, प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा एस आई। ठीक है, अमाउंट के साथ अगर लगेगा तो ठीक है, एस आई 40 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा 140। यहाँ मिश्रधन के वैल्यू क्या रहा, मिश्रधन हमें क्या हो जाएगा 140% हो जाएगा। ठीक है, अगर एस आई आ गया 40 तो अमाउंट कितना हो जाएगा 140। अभी बताया था कि मिश्रधन अगर ब्याज 40 तो मिश्रधन 140। तो देखिए 140% का वैल्यू दिया हुआ है 70,000 रुपया, 70,000 रुपया दिया है। देखिए मिश्रधन देता है, अमाउंट देता है 70,000, अमाउंट यानी कि मिश्रधन कितना देता है 70,000 रुपया वापस लौटाता है। ठीक है, अमाउंट बराबर कितना दिया है 140%। राम ने 10% दर से 4 वर्ष के लिए कोई राशि कर्ज में ली, तो 10% दर से 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना हो गया 40% हो गया, और उसने 70,000 रुपया दे दिया, मान कि जितना राशि कर्ज में दिया था ना उससे 70,000 रुपया उसको दे दिया, तो अमाउंट 70,000 रुपया दे दिया, और अमाउंट बराबर आ गया 140। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 70,000 बटा 140, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 70,000 बटा 140 गुना 100, 140 बचे, ठीक है, 500 बार में कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा आपका 500 गुना 100, 50,000 रुपया आ जाएगा।
50,000 रुपया वो कर्ज पे दिया था। कर्ज पे कितने रुपया दिया था? 50,000 रुपया, यानी कि मूलधन कितना आ जाएगा? 50,000 रुपया आ जाएगा। देखिए समझ में देख लीजिए पहले क्वेश्चन। 140% का वैल्यू दिया है 70,000 रुपया, क्योंकि 140% क्या हो गया? अमाउंट हो गया। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 500 रुपया आ जाएगा। 100% का वैल्यू 100 गुना 500, यानी कि आ जाएगा आपका 50,000 रुपया। देख लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट मैच चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। किसी धन पर 10% की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 2 वर्ष का मिश्रधन 600 रुपया था। 600 रुपया था। उसी धन पर 12% की दर से, देखिए कह रहा है उसी धन पर 12% की दर से 5 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा? 5 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा? ठीक है, पहले देख लीजिए 10% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 10 गुना 2 20%। तो यहाँ से अमाउंट कितना हो जाएगा? मिश्रधन कितना हो जाएगा? अमाउंट यानी कि मिश्रधन 120%। ठीक है, ठीक है। यहाँ अमाउंट का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें अमाउंट का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना? 600 रुपया। इसका वाला 10% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज पे दिले हैं 600 रुपया अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा का ऐसा कितना हो जाएगा? दूसरा का ऐसा कितना हो जाएगा? 12 गुना 5 बराबर 60%। तो यहाँ से अमाउंट कितना हो जाएगा? 160%। देखिए 2 केस बन रहे इसमें, और इसका अमाउंट दिया हुआ है आपका, अमाउंट इसका निकालना है। ठीक है, यानी कि इसका मिश्रधन हमें निकालना है। देखिए बहुत सिंपल मैथ है, इसका मिश्रधन हमें निकालना है। देखिए पहला ऐसा 10% की दर से 2 वर्ष का ऐसा कितना हो जाएगा? 20%। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 120%। इसका अमाउंट दिया हुआ है 600 रुपया। पहले वाला का अमाउंट मिश्रधन दिया हुआ है 600 रुपया। उसी धन पर 12% की दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 60%। अमाउंट हमें निकालना, अमाउंट कितना हो जाएगा? 160%। इसका अमाउंट नहीं दिया हुआ है। अब देखिए इसका जो वैल्यू है ना 120%, पहला वाला का 120% का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 600 रुपया। ठीक है, तो हमें 160% का वैल्यू यानी कि इसका निकालना है। तो 160% बराबर कितना हो जाएगा? 600 बटा 120 गुना 160। काट दीजिए 120 पचे 600, 160 पचे 8,000 रुपए। ठीक है, 800 रुपया कितना हो जाएगा? 800 रुपया हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? मिश्रधन। मिश्रधन कितना हो जाएगा? 800 रुपया। बस यही तो था। देखिए क्या है, पहले का SI हो गया 10 गुना 2 20%, तो इसका अमाउंट हो गया 120। इसका अमाउंट का वैल्यू दिया हुआ है 600 रुपया। ठीक है, दूसरा का अमाउंट 160% आ गया। ठीक है, लेकिन दूसरा अमाउंट हमें नहीं दिया हुआ है, मिश्रधन निकालना है, इसका मिश्रधन निकालना है। तो इसका वैल्यू तो दिया हुआ है 120% और 600, तो 160%। इसका वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा? 800 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट मैथ देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है किसी धन पर ब्याज की दर से पहले 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक, अगले 5 वर्ष के लिए 16% वार्षिक तथा अगले 8 वर्ष के लिए 20% वार्षिक थी। यदि 11 वर्ष के अंत में ब्याज जो है मूलधन से 60,080 रुपया अधिक था, तो कर्ज पर ली गई राशि कितनी है?
ब्याज मूलधन से माने कि एस आई और पी का अंतर दिया हुआ है 60,080 रुपए। ठीक है, ब्याज मूलधन से 60,080 रुपए अधिक था, यानी कि ब्याज मूलधन से ब्याज ज्यादा था, मूलधन से कितना 60,080 रुपया। ठीक है, यह अधिक था। अब देख लीजिए 3 वर्ष के 12%, 3% की 3 वर्ष के लिए 12% की दर से ब्याज कितना हो जाएगा, आर इंटू टी बताया था 36%। उसी तरह से कितना हो जाएगा 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए कितना के 16% की दर से, यहाँ ब्याज कितना हो जाएगा 16 × 80%। ठीक है, और 11 वर्ष के अंत में कह रहा था, देखिए 3 वर्ष और 5 वर्ष कितना हो गया 8 वर्ष। कह रहा है यदि 11 वर्ष के अंत में, तो 5 और 3 8 वर्ष हो गया, तो कितने वर्ष बचा 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए 20% की दर से ब्याज हो जाएगा 20 × 3, यानी कि कितना हो जाएगा 60%। टोटल ब्याज कितना हो गया, देखिए 11 वर्ष के अंत में क्या रहा था, देखिए 3 वर्ष के लिए 12%, 5 वर्ष के लिए 16%, तो 5 3 8 वर्ष तो यहाँ हो गया, और फिर लास्ट में 11 वर्ष आने के लिए 3 ही वर्ष न बच रहा है, 5 3 8 वर्ष तो हो गया, 11 वर्ष तक लाना है हमें, तो 3 वर्ष और बचेगा, तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 36 + 80 + 60, जोड़ दीजिए 6 और से 14 3 17, 176%। ये टोटल ब्याज आ गया। ब्याज कितना आ गया 176%। मूलधन में क्या बोला था आपको, मूलधन हमेशा 100 लेना है। मूलधन कितना लेना है 100 लेना है। देखिए एस आई कितना है, एस आई माइनस पी बराबर दिया हुआ है 160,080। एस आई का वैल्यू कितना हो गया 176% माइनस पी कितना होता है 100% का वैल्यू दिया हुआ है 60,080 रुपये, 60,080 रुपये। ठीक है, यानी कि 76% का वैल्यू हो गया हमारा, 176 में 100 गया तो 76 ना बचा, यानी कि 60,080 रुपया। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 60,080 बटा 76, काट दीजिए कितना से 80 से, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 × 100 बराबर कितना हो जाएगा 8,000 रुपया। कितना हो जाएगा 8,000 रुपया। 100% का माने मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन यानी कि कर्ज पे ली गई राशि कितनी थी, कर्ज पर ली गई राशि हो जाएगा आपका 8,000 रुपया। कितना हो जाएगा 8,000 रुपया। देख लीजिए कह रहा है 3 वर्ष के लिए 12%, 3 वर्ष के लिए 12% की दर से ब्याज होगा 36%, 5 वर्ष का 80% और 3 वर्ष लास्ट में 5 3 8 11 वर्ष तक कहा। देखिए 11 वर्ष के अंत में कह रहा है, तो 5 3 8 वर्ष हो गया, तो लास्ट में 3 ही वर्ष बचेगा, यानी कि 3 वर्ष पे 60%। टोटल ब्याज हो गया 176%। मूलधन तो 100 मानते ही हैं। अब यह दिया था ब्याज मूलधन से 60,080 रुपया अधिक था, यानी कि ब्याज माइनस मूलधन का कितना दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट 60,080 रुपया। ब्याज लिख दिया 176%, मूलधन लिख दिया 100% बराबर 60,080 रुपया। ठीक है, और 8,000 रुपया हमारा क्या आ गया, कर्ज पे ली गई राशि, जो इनकी मूलधन जो था वो 8,000 रुपया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कोई धन 6 वर्षों में दुगना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। तो इस तरह का अगर मैथ रहेगा तो इसके लिए देखिए मैं फॉर्मूला बता देता हूं, n-1/t पहला समय बराबर n-1/t2 दूसरा समय। ठीक है, अगर कितने समय में समय निकालने के लिए कह रहा है तो ठीक है n-1/t1 बराबर n-1/t2। ठीक है, कह रहा कोई धन 6 वर्षों में दुगना हो जाता है, दुगना यानी कि समय 2-1/6 वर्षों में बराबर 6 बराबर, तो वही धन कितने समय में 4 गुना हो जाएगा, तो 4 - 1 बटा कितने समय में, यानी कि x समय में ले लेंगे, यानी कि वहां x ले लेंगे। ठीक है, कोई धन 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो 2 - 1 बटा 6 बराबर वही धन कितने समय में 4 गुना हो जाएगा, 4 - 1। ठीक है, 2 - 1 बराबर 1/6 बराबर 3/x, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x बराबर हो जाएगा 6 × 3 बराबर 18 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष में क्या हो जाएगा वही धन 4 गुना हो जाएगा।
देखिए कोई धन 6 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो 6 वर्ष में दुगना है तो n माइनस वन बाई टी वन बराबर n माइनस वन बाई टी टू, याद रख लीजिए n माइनस वन यहाँ पे टी टू कर लिए, 2 माइनस वन बटा 6, 4 माइनस वन बटा x, दूसरा आपका वैल्यू निकालना है कितने समय में, तो इसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो x हम दूसरा समय माने थे, यानी कि 18 वर्ष में होगा इधर क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट चलेंगे और फिर टाइम एंड वर्क का भी मैथ्स पढ़ाया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको, इस तरह का मैथ अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, जिससे कि नोटिफिकेशन जो है आपके पास आसानी से पहुंच सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर्मूला तो आपको ये पता ही होगा, समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, तो इस पे भी अगर मैथ आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 16 बटा 25 गुना है। यदि वर्ष की संख्या दर के बराबर थी, यदि वर्ष की संख्या दर के बराबर थी तो ब्याज की दर होगी, तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, ब्याज की दर क्या होगी। कह रहा है किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 16 बटा 25 रुपया है, यानी कि जो एस आई है ना वो मूलधन का, पी का क्या है 16 बटा 25 गुना है, मूलधन का 16 बटा 25 गुना है। ठीक है, मूलधन का कितना है 16 बटा 25 गुना, तो पी को तो हमेशा क्या मानते हैं 100 मानते हैं, तो एस आई बराबर 16 बटा 25 और पी को कितना मान लेते हैं 100। मान लिया कि मूलधन क्या है, मूलधन है 100, तो मूलधन का 6 बटा 25 मूलधन का, तो कर लीजिए 25 चौ 100, 16 चौ 64 रुपया, ब्याज कितना हो जाएगा 64 रुपया क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। अब 64 रुपया जब ब्याज आ गया, ठीक है, तो क्या आ रहा है क्या कि ब्याज की दर यदि वर्ष की संख्या दर के बराबर है, यानी कि जो टी है ना, टाइम जो है ना, टाइम जो है रेट के बराबर है, यानी कि जो वर्ष की संख्या समय जो है दर के, समय जो है दर के क्या है बराबर, यानी कि जितना समय है उतना ही दर है। ठीक है, जितना समय है उतना ही क्या है दर है। ठीक है, तो निकाल दीजिए, दर बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय, दर बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय। ठीक है, ठीक है, तो यहां से लिख लीजिए दर बराबर क्या होता है, रेट बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, समय टी। ठीक है, अब जो टाइम है ना दर के बराबर, यानी कि दर टाइम की जगह पे दर लिख सकते हैं ना, यानी कि यहां से लिख देंगे आर बराबर एस आई गुना 100 बटा पी गुना टी के जगह पे आर लिख लेंगे, टी के जगह पे क्या लिख लेंगे आर लिख लेंगे। ठीक है, तो पुट कर लीजिए एस आई, आर बराबर कितना हो जाएगा, एस आई कितना है 64 गुना 100 बटा मूलधन है 100 गुना दर आर, 100 से 100 कट जाएगा, आर गुना आर करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 64, आर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 64 का वर्गमूल क्या हो जाता है 8, तो दर कितना हो गया 8%। दर हमेशा किस में होता है प्रतिशत में होता है। दोबारा मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ।
कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है मूलधन का 16/25 है। मूलधन कौन, हम 100 रुपया मान लिए थे। तो एस आई बराबर क्या होता है, मूलधन 16/25 का मूलधन, यानी काट देंगे तो 64। एस आई बराबर क्या आ गया, 64। अब कह रहा है जो यदि वर्ष की संख्या जो टाइम जो है ना दर के क्या है, बराबर है, वर्ष की संख्या दर के बराबर है, यानी कि टाइम की जगह पर हम रेट लिख सकते हैं। ठीक है, समय जो है दर के बराबर है, तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय के जगह पे दर लिख दिया, यानी कि रेट लिख दिया। अब जो वैल्यू पुट करना था पुट कर दिया, और दर हमारा आ गया 8%। दर कितना आ गया, 8% आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, किस वार्षिक दर से, यानी कि दर निकालना है, रेट निकालना है, किसी धन का 10 वर्ष का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 गुना है। ठीक है, 10 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज जो है मिश्र धन का अमाउंट का कितना है, 2/5 गुना है। साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 गुना है, यानी कि साधारण ब्याज और अमाउंट का रेशियो आ गया 2:5। तो 2x और 5x मान लिया। ठीक है, किस वार्षिक दर से साधारण ब्याज अमाउंट का 2/5 गुना, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट का 2/5 गुना, यानी कि साधारण ब्याज और अमाउंट का रेशियो हो जाएगा 2:5। तो प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर क्या होता है। ठीक है, मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज। ठीक है, यानी कि कर दीजिए 5x माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3x। 3x क्या आ जाएगा, मूलधन। मूलधन कितना हो जाएगा, 3x। निकाल दीजिए दर बराबर क्या होता है, दर बराबर ब्याज गुना 100। ब्याज कितना है, 2x गुना 100 बटा मूलधन, मूलधन कितना है 3x गुना समय कितना है 10 वर्ष। समय कितना है 10 वर्ष। काट दीजिए, 2 से x कट गया। ठीक है, 10 दांत से 10 दांत को 100 कट गया। ठीक है, यानी कि 20/3, 20/3, 6.2/3%। दर कितना आ गया, 6.2/3%। किस वार्षिक दर से किसी धन का 10 वर्ष का साधारण ब्याज, 10 वर्ष का साधारण ब्याज, टाइम है 10 वर्ष दिया, साधारण ब्याज दे रहा है अमाउंट का 2/5, यानी कि साधारण ब्याज और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे तो साधारण ब्याज हो जाएगा 2, अमाउंट हो जाएगा 5। ठीक है, और 2x और 5x। ठीक है, साधारण ब्याज 2x और अमाउंट हो जाएगा 5x। प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मिश्रधन घटा ब्याज, मिश्रधन में से ब्याज घटा दिया तो मूलधन निकल गया, मूलधन आ गया 3x। रेट का निकाल दीजिए, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, यानी कि रेट हमारा आ गया 6.2/3%। अब चलिए स्टूडेंट, अब चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अब रेडी हो जाइए। ठीक है, मैराथन क्लास चल रहा है, तो चलिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट चलते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद फिर हम चलेंगे क्या, वर्क एंड टाइम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए स्टूडेंट, अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा याद करने का है, थोड़ा सा आपको एक मैं टेबल दूंगा, और इस टेबल में आपको 5%, 10% के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा वो मैं आपको लिख रहा हूं। ठीक है, ये आपको याद करना होगा। 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, और 5% की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ऐसे एग्जाम में 4 वर्ष तक आपको देगा नहीं, 2 और 3 ही वर्ष तक देगा। ठीक है, उसी तरह से 10 वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 10 वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 10 वर्ष की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो याद रखिए 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 10.25। इसको याद रखना होगा आपको। 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 10.25, और 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 15.7625। याद रखना होगा 15.7625। ठीक है, 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 15.7625। ठीक है, और 5% की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 21.550625। ठीक है, आपको मैं निकालने के लिए बताऊंगा। ठीक है, उसी तरह से 10% की दर से 2 वर्ष का क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा। ठीक है, 21% हो जाएगा, और 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, ठीक है 33.75
1% हो जाएगा। ठीक है, सब में प्रतिशत लगा देना है, सब में क्या लगा देना है, प्रतिशत लगा देना है। ठीक है, और 10% की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि दर कितना हो जाएगा, 46.41% हो जाएगा, 46.41% हो जाएगा। इतना आपको याद रखना होगा। देखिए 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि दर कैसे, एस आई बराबर क्या होता है, आर इंटू टी, यानी कि 5 गुना 2 कितना हो जाएगा, 10%। यहाँ से देखिए एस आई बराबर क्या होता है, आर इंटू टी। ठीक है, अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना है तो आर का स्क्वायर करेंगे और दशमलव देंगे उसके बाद 2 अंक के बाद। ठीक है, और एस आई को जोड़ देंगे, एस आई को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ठीक है, ऐसे करिए, आर का स्क्वायर, आर कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद दशमलव देना है, 2 अंक के बाद दशमलव देना है। ठीक है, सी आई निकालना है 5% की दर से 2 वर्ष के लिए। ठीक है, ये सिर्फ नियम सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही लगेगा। ठीक है, और एस आई कितना है, 5 दूनी 10, तो 10 जोड़ देना है, तो 10.25 आ गया ना। देखिए एस सी आई आ गया 5% की दर से 2 वर्ष के लिए 10.25। 3 वर्ष वाला करेंगे तो उसका अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं अगर समझ में आएगा तो देखिए, अगर ये बात आपको समझ में नहीं आया होगा तो सक्सेसिव देता हूं। देखिए आर स्क्वायर करेंगे 5 प्लस 5 प्लस 5 गुना 5 बटा 100। ठीक है, 2% है ना, दर है 2%, 5% है 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए आर स्क्वायर करते हैं, 2 वर्ष के लिए दर है 5%। काटिए, 20 बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, 20 25 100 और कितना 20 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 1 बटा 4। ठीक है, ठीक है, यहां से कर लीजिए, 5 5 10 प्लस 1 बटा 4, 1 बटा 4 को कितना लिखेंगे, 10 प्लस 1 बटा 4 को लिखेंगे 2 5। ठीक है, 0.25 प्रतिशत आ गया, 10.25% आ गया ना। ठीक है, तो आर स्क्वायर को ऐसे भी करेंगे, तो ये को याद रखना है 5% की दर से 2, आपको 2 तरह से होता है, सी आई बराबर होगा एस आई प्लस आर स्क्वायर। पहले आर स्क्वायर करना है, तो आर स्क्वायर 25, उसके बाद 0.2 के बाद फिर एस आई जोड़ देना है, आर इंटू टी 10 को जोड़ देना है। तो अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा तो आर स्क्वायर कर लीजिए 5% की दर से 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए तो आर है 5%, तो यहाँ से कर लेंगे तो आ जाएगा 10.25%। तो आपको याद रखना होगा 5% के लिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 10.25%। 5% के लिए 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 15.762%, और 5% के लिए 4 वर्ष का, ये तो आएगा नहीं, ये कहीं 0.550625 होता है। उसी तरह से 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 21%, 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 33.1%, और 10% की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 46.41%। इसको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए तो अब मैथ चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मैथ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मैथ। देखिए क्वेश्चन क्या है, 4000 क्वेश्चन देखिए, 4000 रुपया पर 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो। ठीक है, 4000 रुपया पर 10% की दर से 2 वर्ष का, 2 वर्ष का यहाँ छूट गया था, 4000 रुपया पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी कि आपका पी का वैल्यू दिया हुआ है, पी का वैल्यू 4000 दिया हुआ है। ठीक है, पी का वैल्यू 4000, अब 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 10% की दर से 2 वर्ष का निकाला था ना, 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है। ठीक है, तो 21% होता है, याद रखिएगा 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपया होता है, 21%। ठीक है, बताया था आपको 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 21%, टेबल में देख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि 100% का वैल्यू दिया हुआ है 4000 रुपया, क्योंकि ये 4000 क्या है, मूलधन है, तो मूलधन को हमेशा 100% देते हैं। 100% का वैल्यू दिया हुआ है 4000 रुपया, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4000
बटा 100। ठीक है, तो 21% का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज 21% है ना, तो 21% का वैल्यू कितना हो जाएगा 4000 बटा 100 गुना 21, काट दीजिए 840 रुपये। कितना हो जाएगा 840 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 800, यानी कि CI हो जाएगा 840 रुपये। याद रखना है 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको मैं बताया था क्या कि CI हो जाएगा 10% की दर से R का स्क्वायर 0.2 के बाद फिर SI को जोड़ देना है। ठीक है, अभी मैं बताया, देखिए कैसे R का स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर 10 दशमलव को 100 0.2 अंक बाद, दशमलव कितना हो जाएगा 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद यहाँ दे दीजिए दशमलव, और प्लस SI क्या होता है R इंटू टी, 10 गुना 2 20, 20 जोड़ देंगे तो 20 प्लस 1 21% हो गया, 21% हो गया ना। तो देखिए यही CI मैं लिखा था 21%। ठीक है, यही CI मैं 21% लिखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैथ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है 10,000 रुपया पर 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो P का वैल्यू आपका मूलधन दिया हुआ है 10,000 रुपया, P माने मूलधन, मूलधन आपका दिया हुआ है 10,000 रुपया। अब 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करवाया था, CI 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 15.7625, 15.7625%। याद होगा, बताया था ना 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा होगा 15.7625। ठीक है, तो निकाल दीजिए P यानी कि 100% का वैल्यू दिया हुआ है 10,000 रुपया। P मैंने P दिया 10,000, P को कितना मानते हैं 100% का वैल्यू दिया हुआ है 10,000 रुपया। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000 बटा 100, तो कितना 15.7625% बराबर क्या हो जाएगा 10,000 बटा 100 गुना 15.7625। यहाँ से हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव, देखिए 2 अंक के बाद 0 है, 100 में 15.7625 से गुना करेंगे, 2 अंक के बाद डेसिमल यहाँ चला जाएगा, यानी कि 1576.25 रुपया क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी कि CI हो जाएगा आपका 1576 रुपया 25 आंसर। ठीक है, देखिए 100 गुना 10,000 बटा 100 गुना इतना था, 2 जीरो से 2 जीरो तक कट गया, तो यहाँ कितना बचा 100, 100 में यहाँ से गुना करेंगे तो 2 अंक डेसिमल कहाँ चला जाएगा उधर चला जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1576.25 रुपया। ये हो गया क्या आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप नए हैं तो। कह रहा है किसी धन पर 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपया है, उसी धन पर उसी दर से उतना ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताया था ना, 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 33.1% हो जाएगा। 10% रेट है 10% और टाइम है 3 इयर्स, तो चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 33.1%। ठीक है, और 33.1 और 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा R इंटू टी 30%। ठीक है, अब CI का वैल्यू दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज का वैल्यू 993 रुपया दिया हुआ है, यानी कि 33.1 जो वैल्यू है, ये 33.1 जो वैल्यू है इसके बराबर 993 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो 30% किसका वैल्यू होगा 33.1% वैल्यू है 993 रुपये का, तो 30% कितना वैल्यू है कर लीजिए 993 बटा 33, तो 1 बटा 10, 10 यहाँ चला जाएगा गुना 30। ठीक है, काट लीजिए, 1 30 तिहाई 93, 10 तिहाई 30, यानी कि 3 तिहाई। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, इतनी देर पर साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज होगा आपका 9 रुपये का, साधारण ब्याज कितना होगा 900 ना, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 33.1% है ना, तो 1 जीरो उधर चला जाएगा।
ठीक है, यहाँ से देखिए काटने में प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा सा काटने में दिक्कत। 10% 3 वर्ष का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 933 रुपये। ठीक है, देखिए सी आई है 33.1%, एस आई है आपका 30%। एस आई कितना है 30%। ठीक है, तो 30% का वैल्यू हमें निकालना है। पहले 1% का वैल्यू तो निकाल लीजिए। ठीक है, 993 बटा 331 गुना 10। ठीक है, अब गुना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये कितने बार में कटेगा 3 बार में कटेगा, यानी कि 30 गुना 30 10 दिए 30, 30 गुना 30 कितना हो जाएगा 900 रुपये। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ऐसा कितना हो जाएगा 900 रुपये आंसर। ठीक है, देखिए सी आई हो जाएगा 10% की दर से 3 वर्ष का सी आई 33.1% बताया था। एस आई हो जाएगा आर इंटू टी 30%। 33.1% का वैल्यू दिया हुआ है 993 रुपया, तो 30% का वैल्यू 993 बटा 33.1 अब बटा 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा गुना 30, यानी कि 900 रुपया क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। 900 रुपया सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, पार्ट 2 यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट टाइम एंड वर्क चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और भी बहुत सारे मैथ बचे हुए हैं, उसको भी कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आपको आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसएसएल और जिस तरह से आरआरबी एनटीपीसी में मैथ्स आए हैं, मैं उसी तरह का मैथ आपको करवाया हूँ। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, हर एक तरह का मैथ करवाया, परसेंटेज भी करवा दिया, एवरेज भी करवा दिया, हर एक तरह का मैथ आपको कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।